प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है सिविक्स का संघवाद जो चैप्टर उसको करेंगे। उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आपके टीचर्स जो हैं, जो भी आपको पढ़ाते हैं, वो आपको क्लास में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं और अच्छे से ही समझा आप अच्छे से समझ भी पाते हो। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में कुछ अध्यापक हम जैसे तरह तरह से आप लोगों तक आपके विषय को पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जितनी अगर हमारी 20-30% कोशिश रहती है तो आप इसको अपनी मेहनत और अपने सामर्थ्य के अनुसार बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बात ये आती है संघवाद क्या है। देखिए, हमने पिछले अध्याय में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा, वहाँ की जातीय बनावट के बारे में पढ़ा, उनकी भाषा के आधार पर पढ़ा किस प्रकार से श्रीलंका और बेल्जियम में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भाषाओं को लेकर अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग अपनी भाषा को लेकर ही ये मानते थे कि हमारा देश पर अत्यधिक अधिकार होना चाहिए, जबकि दूसरे समुदाय का कम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो सत्ता होती है ना, जो सरकार होती है, वो सर्वोच्च होती है और उसकी जो होती हैं वो इकाइयों में बटी होती है। इकाइयों में मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। देखिए, हरियाणा में हमारी राज्य सरकार है और केंद्र में केंद्रीय सरकार है और प्रांतीय स्तर पर देखिए फिर समवर्ती सूची। इसमें प्यारे बच्चों आपको 3 सूचियां पढ़ने को मिलेंगी जो एग्जाम में भी आता है। केंद्र सूची या उसको संघीय सूची बोल सकते हैं, फिर हमारा राज्य सूची या और फिर लास्ट में हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि जो इकाइयाँ होती हैं यानी सरकार का जो काम करने का तरीका होता है, पंचायतों, नगर पालिका, नगर निगम, इनमें बटा होता है। और राज्य स्तर पर जो सरकार होती है वो एक राज्य के लेवल पर काम करती है और फिर जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश को लेकर काम करती है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। और यहाँ भी देखिए इसके बारे में वही बात कही गई है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों की स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दिन कामकाज को देखती है। देखिए, 1993 में 1993 में पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में लागू की गई थी। ये शायद मैं इस लेसन को जब आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस माध्यम से तब ना पढ़ पाएँ, लेकिन अब मुझे याद आ गया तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप नोट भी कर लें कि 1993 में पंचायती राज्य व्यवस्था अधिनियम जो था लागू की गई थी। यानी 1993 से पहले हमारे देश की जो राज्य सरकारें हैं और जो हम जहाँ पर रहते हैं गाँव में जो थी, पंचायतों का अधिकार नहीं था। देखिए, इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक शासन व्यवस्था वहाँ होती है जहाँ पर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही बागडोर होती है। आप इसको ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये यूरोप का मैप आपके सामने है और आप इसको देखने की कोशिश करें और अपनी कल्पना से जब भी आप यूरोप का मैप देखें, वर्ल्ड का मैप देखें, तो इन देशों को बढ़ने की भी कोशिश करें। देखिए, हालांकि दुनिया के 192 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। जहां पर 25 संघीय शासन व्यवस्था है देशों में, वहाँ पर जनसंख्या का यानी 100% में से 40% भाग इन 25 देशों में निवास करता है। ये यहाँ पर आप पढ़ोगे, संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। ये प्रश्न
आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसको आपको नोट डाउन भी कर लेना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं बताइए। संघीय शासन व्यवस्था की आमतौर पर क्या होता है, दो या दो से अधिक वाली सरकारें होती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। इस तरीके से आप जो जितने भी एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं आप उनको याद करने की कोशिश करें, उनको नोट डाउन भी करें। तो प्यारे बच्चों, मैं जो मेन पॉइंट हैं इस लेसन से मैं वही आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये भारत में संघीय शासन व्यवस्था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ देखिए संघ सूची में बटा हुआ है। इसमें कौन कौन से मामले आते हैं ये भी आप लोगों को नोट करना है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। तो प्यारे बच्चों, और इसमें टोटल जो 97 विषय आते हैं संघ सूची में, तो आप लोगों को इसमें अच्छे से याद करने की जरूरत रहेगी। राज्य सूची में देखिए पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, और समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकार। ये बड़े आसान से विषय हैं, जब टीचर्स आपको क्लास में कराएंगे तो ये आपके टिप्स पर याद होंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को अपने मन में इनको याद रखना होगा। देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी गई हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान है। ये नहीं कि ये मुश्किल होता है, आसान होता है। एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया पोखरण, जहाँ भारत ने अपने परमाणु प्रशिक्षण किए गए, राजस्थान में पड़ता है। प्यारे बच्चों, एग्जामिनर क्या करता है, ये जो जो आपको पॉइंट मिलती हैं, ऐसे डॉट वाली चीज़ें मिलती है, उन्हीं से क्वेश्चन बनाता है। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ किए गए हैं वह स्थान बताइए। मैप पर आ जाता है कि या पोखरण कहाँ है, या भारत ने अपने परमाणु प्रशिक्षण जो किए हैं वो कहाँ है, मैप में दर्शाइए। तो दोस्तों राजस्थान हमें याद रखना होगा। राजस्थान में पोखरण नामक जगह पर भारत ने अपने परमाणु प्रशिक्षण किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ये 1947 का भारत है, 1947 का भारत है, जब भारत की जनसंख्या केवल 37 करोड़ थी, और आज भारत की जनसंख्या जो है 130 करोड़ के लगभग है। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ, जो जनसंख्या से रिलेटेड बातें हो रही हैं, तो अब हमारे जनगणना का प्रश्न आता कि जनगणना भारत में कितने वर्षों बाद होती है, तो ये 10 वर्षों के बाद होती है। अब 2021 में जो है आपको जनसंख्या के नए आंकड़े देखने को मिलेंगे। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, हमारा देश आज़ाद हो गया। 1950 में हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हो गया है, ये संविधान लागू हो गया। तो क्या हुआ, देखिए जब श्रीलंका और बेल्जियम की बात करें, एक छोटे से देश जो जिसकी जनसंख्या, जिसका क्षेत्रफल हरियाणा के लगभग बराबर है, और जब अगर हम भारत की बात करें, जो हरियाणा जो स्टेट है उससे ऊपर भी बहुत क्षेत्रफल के आधार पर स्टेट हैं, कई स्टेट हैं। तो वहाँ पर क्या भारत, हमारे देश में क्या स्थिति रही होगी, हमारे देश में इकट्ठा करना कितना मुश्किल रहा होगा। देख, आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको ध्यान आएगा, समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है एथनिसिटी। प्यारे बच्चों, एथनिसिटी से क्या अभिप्राय है, ये भी प्रश्न दिया जाता है, जबकि इसका मतलब क्या होता है, जातीयता से। एथनिकी भी आपने पढ़ा था पहले भी। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था इससे देश टूट जाएगा। जब ये हुआ कि भारत को जो है भाषा के आधार पर इसको बांटा जाएगा, यानी इसके राज्यों का गठन किया जाएगा, तो कई नेताओं को ये डर था कि इससे देश टूट जाएगा। प्यारे बच्चों, हमारे देश में आज भी जो है हिंदी को मानने वाले केवल 41% लोग ही हैं जो हिंदी को अपनी राज्य भाषा मानते हैं। अदर स्टेट जो हैं इनका विरोध करता है, वो हिंदी को अपनी राज्य भाषा यानी राष्ट्रभाषा मानने के विरुद्ध है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है
केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। अब यहाँ से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा जो हरियाणा राज्य है ये भी भाषा के आधार पर ही अलग हुआ है। भाषा नीति देखिए, यहाँ पर 40%, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हिंदी सिर्फ 40% लोग ही मानते हैं। मैंने 41% बताया था। कई बार एग्ज़ाम में 41% आ जाता है जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और कई जगह 40% आता है। और 21 भाषाओं को अनुचित भाषा दर्जा दिया गया कि हमारे संविधान में जो 21 जो है अनुसूचित भाषा है। देखिए यहाँ पर हिंदी के अलावा दिया गया प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाता वो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 21 भाषाओं के अलावा किस भाषा को और दर्जा मिला हुआ था। तो हिंदी हमारी जो भाषा है 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली थी। हिंदी तो पहले ही थी, उसमें कुछ और भाषाएं जोड़ी गई थी। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। जब केंद्र की वैकेंसी आती है और जब स्टेट से जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जिन जिन स्टेटों में जो भाषा उपलब्ध होती है, जो उनकी राजकीय भाषा होती है, उस भाषा में पेपर दे सकता है। मैं आपको बता दूं, हमारे हरियाणा की दृष्टि से जो बेरोजगारी है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे राज्य की कोई भाषा नहीं है। पंजाब में पंजाबी है, वो पंजाब के बच्चे जो पंजाबी भाषा में अप्लाई कर सकते हैं, हम वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। पंजाब का यहाँ अप्लाई कर सकता है। कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ की उनकी अपनी भाषाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन को पढ़ने के साथ साथ आपको गठबंधन सरकार क्या होती है ये भी पूछा जाता है। जैसे हमारे हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है। जब किसी भी दल को पूर्णतः समर्थन न प्राप्त हो तो वहाँ पर गठबंधन की सरकार बनती है। बिल्कुल आसान चैप्टर है। इसको जब हम समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, हमारे देश में कैसी कैसी स्थिति रही हैं, तो आप लोग ये बिल्कुल ही भारत की भाषाई विविधता ये बिल्कुल आपको ध्यान से देखना क्या है। 2001 की जब जनगणना हुई, देखो दो प्यारे बच्चों, अब 2021 में जो जनगणना के आंकड़े आएंगे, 2001 की जनगणना में क्या था, 1500 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया गया था। जैसे हम जब सर्वे करते तो लोगों से पूछते कि आपकी भाषा कौन सी है, वो अपनी भाषा लिखवाते हैं। तो इस तरीके से भारत में इस तरह की भाषाएँ थी। देखिए जो मैंने कहा था कि 22 संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जोड़ दिया, दूसरी भाषा को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है, तो ये भाषाएं थी। तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं ये भारत की भाषाएं कितने % जो हैं लोग इनको बोलते हैं, कितने % जो लोग इनको समझते हैं। यहाँ पर देखिए 1 नवंबर राज्य 1 नंबर का प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, बहुत बार आता है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना। तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ? 1 नवंबर 1956। तो इस तरीके से कुछ इसमें जो हमारे 1-1 नंबर वाले भी प्रश्न दिए जाते हैं। और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश मुद्दा उठाने वाला पहला हमारा राज्य था। और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला जो राज्य था राजस्थान था। और भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने वाला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। तो विकेंद्रीकरण इस दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से। अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने को लगूँ तो इसमें आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है ये समझ में आएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। भारत के खाली राजनीति के नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाए। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा।
विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताए जहां पर संघीय शासन व्यवस्था है, जहां पर राज्य सरकारें काम करती हैं, जहां पर केंद्र सरकारें काम करती हैं, वो हमें बताना है। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता, उससे अलग एक विशेषता बताइए। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है। 1992 के संविधान संशोधन के पहले भारत के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताइए। बिल्कुल इस लेसन को पढ़ोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर निकल कर आ जाएंगे और आपको इसमें फेल करना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप जो है इसको जितना मैंने प्रयास किया है, जिस भी तरीके से प्रयास किया, आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। अदरवाइज़ क्लास में होते तो महज आपको पूरी जो पीरियड होता आपका 40-45 मिनट का, उसमें मैं आपको एक एक आंकड़ों के साथ आपको समझाता कि हमारे देश की स्थिति कैसी रही थी। तो प्यारे बच्चों, जितने भी 10वीं क्लास के बच्चे जो आपके आस पड़ोस हैं सभी को आप इसको जो है शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, ताकि जो है मेरे अंदर और विश्वास आए और भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं प्रेरित हूँ और नए नए तरीक़ों से सोचूं। और अब जो है मैं जितना भी मैंने कंटेंट्स आप लोगों को कराए, जितने भी चैप्टर करवाए, उनकी जो है एक एक नंबर से जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको वो कराऊँगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप बच्चे कोशिश करेंगे पढ़ने की। ओके, जय हिंद।